तो आई रोडोफ का प्रॉब्लम नंबर 1.1 सबसे पहले डिस्कस करेंगे। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। अ मोटर बोट गोइंग डाउनस्ट्रीम ओवरकम अ राफ्ट एट अ पॉइंट ए। डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है रिवर फ्लो की डायरेक्शन में। तो एक मोटर बोट जब डाउनस्ट्रीम मूव कर रही होती है तब किसी पॉइंट ए पर एक राफ्ट को ओवरकम करती है। ये पहला स्टेटमेंट है। तो क्या है सिचुएशन? हम मान लेते हैं कि यह है रिवर फ्लो का डायरेक्शन और एक बोट डाउनस्ट्रीम मूव करते समय पॉइंट ए पर किसी राफ्ट को ओवरकम करती है। तो यह है पॉइंट ए, ये बोट के चलने का डायरेक्शन डाउनस्ट्रीम, और यह है वो राफ्ट। तो पॉइंट ए पर किसी राफ्ट को ओवरकम करती है। यह है वेलोसिटी ऑफ द रिवर, उसका मैग्नीट्यूड, वी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब ही डाउनस्ट्रीम। आगे बोला है टाउ इज इक्वल टू 60 मिनट लेटर, मतलब ये बोट 1 आवर तक ए पर जब वो मीट करती है इस राफ्ट को और उसके बाद डाउन स्ट्रीम 1 आवर तक मूव करती है। तो टाउ इज इक्वल टू 60 मिनट लेटर इट टर्न्ड बैक एंड आफ्टर सम टाइम पास द राफ्ट एट अ डिस्टेंस एल इज इक्वल टू 6 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट ए। तो ये बोट डाउन स्ट्रीम मूव करती है 1 घंटे तक, मान लो बी तक पहुंच जाती है और उसके बाद वो वापस लौटती है। तो वापस वो इसी पाथ पर लौटेगी, पर हम सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ उसको सपोज कर लेते हैं कि वो बोट लौटती है और लौट कर वापस उस राफ्ट को पास करती है जब राफ्ट ए से 6 किलोमीटर की डिस्टेंस पर होता है। तो मान लेते हैं कि सी पर वापस ये बोट इस राफ्ट को मीट करती है। तब तक इस राफ्ट ने फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितना चला है, तो वो हमको बताया हुआ है एल इज इक्वल टू 6 किलोमीटर। तब तक राफ्ट 6 किलोमीटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। तो ये है सिचुएशन। मैं फिर से समझाता हूँ। अ मोटर बोट गोइंग डाउनस्ट्रीम ओवरकम अ राफ्ट एट अ पॉइंट ए। ए पर इस राफ्ट को ये मीट करती है मोटर बोट जब वो डाउनस्ट्रीम मूव कर रही होती है। फिर 1 घंटे तक फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती है बोट और फिर उसके बाद वापस लौटती है। और कुछ समय बीत जाने के बाद, मान लो कि टी समय बीत जाने के बाद, बी तक तो वो आई है 1 घंटे में चलकर, और फिर उसके बाद जब टी समय बीत गया तब सी पर वो फिर मीट करती है राफ्ट को। तब तक राफ्ट पॉइंट ए से 6 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होता है। इस राफ्ट की स्पीड क्या होगी या वेलोसिटी क्या होगी? जो रिवर फ्लो की वेलोसिटी है। और इसने कितना चला है? 6 किलोमीटर। हमसे पूछा क्या है? फाइंड द फ्लो वेलोसिटी अज्यूमिंग द ड्यूटी ऑफ द इंजन टू बी कांस्टेंट। तो ड्यूटी ऑफ द इंजन टू बी कांस्टेंट, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज कांस्टेंट। मतलब विद रिस्पेक्ट टू रिवर डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम उस मोटर बोट की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, ये हमसे बोला हुआ है। फिर से मैं बोलता हूँ। ड्यूटी ऑफ द इंजन इज कांस्टेंट मींस वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू द रिवर इज कांस्टेंट। अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। हमको चाहिए क्या है? फ्लो वेलोसिटी, मतलब रिवर की वेलोसिटी, यानी ये v हमको फाइंड आउट करना है। तो हम काम करेंगे ग्राउंड फ्रेम से। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका और है, पर केवल हम इसी मेथड की बात करेंगे। हम काम कर रहे हैं ग्राउंड फ्रेम से। और हम सपोज कर लेते हैं, पहले हम ये मान लेते हैं कि वेलोसिटी बोट की विद रिस्पेक्ट टू रिवर, मतलब ही वी बी आर, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यह है u, ये हमने मान लिया। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है u, और वेलोसिटी ऑफ द रिवर मतलब ही वी आर वेक्टर, वेलोसिटी ऑफ द रिवर, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है v, जो हमने यहाँ सपोज कर रखा है v। अब कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ बोट की मोशन पहले आप देखें, क्योंकि बोट एक ही डायरेक्शन में नहीं चल रही है, वो ए से बी जाती है डाउनस्ट्रीम और फिर पलटती है। तो क्योंकि वो वापस लौट रही है, तो जब मोटर बोट के मोशन की हम स्टडी करें तो उसके मोशन को हमको ब्रेक करके पढ़ना है। पहले डाउनस्ट्रीम अलग और फिर अपस्ट्रीम अलग।
तो पहले हम मोशन की स्टडी कर रहे हैं बोट की ग्राउंड फ्रेम में डाउनस्ट्रीम जब वो मूव करती है। तो फॉर द मोशन ऑफ द बोट डाउनस्ट्रीम, फॉर द मोशन ऑफ द बोट डाउनस्ट्रीम, सिर्फ डाउनस्ट्रीम हम अभी अब बात कर रहे हैं, मतलब ए से वो चली 1 घंटे तक और बी तक पहुंच गई है। तब हम ग्राउंड फ्रेम से क्योंकि स्टडी कर रहे हैं इस बोट की, तो हमको ज़रूरत पड़ेगी वी बी की, वी बी वेक्टर की, मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो रिलेटिव मोशन में आपने पढ़ा है कि वी बी वेक्टर ये होगा वी बी आर वेक्टर प्लस वी आर वेक्टर। अब क्योंकि ये मोशन इन वन डायमेंशन है, डाउनस्ट्रीम हम बात कर रहे हैं, डाउनस्ट्रीम को हम पॉजिटिव सपोज कर लेंगे, और पॉजिटिव सपोज करेंगे तो ये वेक्टर साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। वी बी आर को हम लिखेंगे प्लस यू, क्योंकि वो डाउनस्ट्रीम है। वन डायमेंशन में जब ये इक्वेशन यूज होता है तो वेक्टर साइन का काम कौन करता है, प्लस माइनस साइन। तो डाउनस्ट्रीम यदि हम पॉजिटिव सपोज कर रहे हैं तो u होगा पॉजिटिव, और रिवर की वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में वो भी पॉजिटिव होगी, यानी वी बी इज इक्वल टू होगा u प्लस वी। यह बोट की वेलोसिटी डाउनस्ट्रीम u प्लस वी। और डिस्टेंस कवर्ड यदि चाहिए आपको ए बी, तो वो कितना हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू होगा उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब ही u प्लस वी इंटू टाइम। और टाइम कितना है, वो है 1 आवर के बराबर। टाउ हमको दे रखा है 1 आवर, यानी ए बी बराबर हो जाएगा u प्लस वी के बराबर, u प्लस वी इंटू वन, ये इक्वेशन 1। दिस इज डिस्टेंस ए बी। तो ये हो गई इक्वेशन 1। तो ये पार्ट 1 फॉर द मोशन ऑफ द बोट डाउनस्ट्रीम। तो ये हमने आधा पार्ट सॉल्व कर लिया। अब हम अपस्ट्रीम बात करेंगे, फॉर द मोशन ऑफ द बोट अपस्ट्रीम, फॉर द मोशन ऑफ द बोट अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम जब बात करेंगे तब हम फिर से बोट की जो वेलोसिटी है उसको हम पॉजिटिव सपोज करेंगे, मतलब हमने लेफ्टवर्ड्स अब पॉजिटिव डायरेक्शन मान लिया है, और हमको चाहिए बोट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड व्हाइल मूविंग अप स्ट्रीम, यानी वी बी डैश वेक्टर। तो ये कितना होगा, तो ये होगा वी बी आर वेक्टर प्लस वी आर वेक्टर। ऐसा हो जाएगा। ये फिर से वैसी ही इक्वेशन बनानी पड़ेगी। और वी बी आर कितना होगा, वी बी आर को हमने पॉजिटिव सपोज कर लिया है बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और रिवर ये हो जाएगी राइटवर्ड्स, यानी नेगेटिव साइन के साथ इसको लेना पड़ेगा। तो यहाँ गलती आपसे हो सकती है। तो u माइनस वी ये होगी वेलोसिटी ऑफ द बोट वाइल मूविंग अप स्ट्रीम। तो डिस्टेंस BC हमको एक्चुअली चाहिए। BC मतलब जब वो पलट कर फिर से पॉइंट A की तरफ मूव कर रही होती है या राफ्ट की तरफ मूव कर रही होती है, तो डिस्टेंस BC कितना हो जाएगा, तो ये अप स्ट्रीम है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस BC इज इक्वल टू वेलोसिटी u माइनस वी, और हमने मान लिया है कि वो t समय तक चलती रही, जो मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है। पलटकर जब वो वापस जा रही होती है तो टाइम t तक वो चलती रही, मतलब BC इज इक्वल टू हो जाएगा u माइनस वी इंटू टी। तो ये आ गई हमारे पास में BC की वैल्यू। तो यह है BC। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है हमको, अब हम बात करते हैं राफ्ट की। अब राफ्ट कितनी देर तक चला, पहले तो राफ्ट की स्पीड क्या होगी या वेलोसिटी क्या होगी, तो वो होगी जो रिवर की वेलोसिटी है। राफ्ट के पास कोई इंजन वंजन नहीं है, वो यदि चल रहा है तो वो चल क्यों रहा है, क्योंकि वो वाटर सरफेस पर है, और उसकी वेलोसिटी या स्पीड वही होगी जो रिवर की वेलोसिटी है। और राफ्ट कितनी देर तक चलता है, जब तक ये बोट ए से बी तक जाती है और बी से वापस लौटकर सी तक आती है, मतलब टोटल टाइम टाउ प्लस स्मॉल टी तक वो चलता रहता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यानी आप राफ्ट की बात करेंगे, आरसी निकालेंगे कि राफ्ट में कितना मूव किया आरसी, तो उसकी वेलोसिटी मतलब ही रिवर की वेलोसिटी,
और टोटल टाइम जितनी देर तक वो चलता रहा है, मतलब टाउ प्लस टी, और टाउ है 1 के बराबर, दिस इज 1, और ये आर में हम रख रहे हैं, तो जो कुछ अब निकल कर आएगा स्मॉल टी वो भी किस में आएगा, आर में। तो ये हो गई इक्वेशन 3। तो अब फिजिक्स खत्म हो गई है, अब आपको इस फिगर पर आना है और ज्योमेट्रिकली सोचना है। बाय द ज्योमेट्री ऑफ द फिगर, क्या देख रहे हैं आप कि आर सी, ये आर सी बराबर कितना है, तो ये आर सी बराबर है ए बी माइनस बी सी, ए बी माइनस बी सी। बस यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देनी है हमको। अब आर सी की जगह हम क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, v इंटू वन प्लस टी, वन प्लस स्मॉल टी इज इक्वल टू ए बी। ए बी हमने फाइंड किया था यू प्लस वी माइनस बी सी, और बी सी कितना है, u माइनस वी इंटू टी के बराबर। और आगे इसको सॉल्व करें तो u प्लस वी, फिर इस माइनस का ध्यान रखकर क्या आएगा, माइनस यू टी प्लस वी टी, और एल एच एस में आएगा v प्लस वी टी। तो ये वी टी वाली टर्म कैंसिल हो रही है, ये देख रहे हैं आप, और ये v भी कैंसिल हो गया, मतलब u माइनस यू टी इज इक्वल टू 0, यानी t इज इक्वल टू आ गया 1 आर के बराबर, t इज 1 आर। और इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे हम, क्या चाहिए, क्या है हमको चाहिए रिवर फ्लो की वेलोसिटी यानी v, और उसके लिए इक्वेशन 3 को यूज करेंगे, इक्वेशन 3 यूज करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, आर सी इज इक्वल टू वी हमें चाहिए है, तो क्या करें, वो दिया हुआ है हमें 6 किलोमीटर आर सी, हम बाद में रख लेंगे, तो v इंटू वन प्लस टी, इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे। तो आर सी इज 6 किलोमीटर, v इज टू बी फाइंड आउट, और ये 1 ऑलरेडी था, और ये आया है 1 आर, यानी v इज इक्वल टू कितना हो गया, v इज इक्वल टू 6/2, यानी ये आ गया 3 किलोमीटर पर आवर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब प्रॉब्लम नंबर 1.2 करेंगे। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। A point traversed half the distance with velocity v0. The remaining part of the distance was covered with velocity v1 for half the time and with velocity v2 for the other half of the time. Find the mean velocity of the point averaged over the whole time of motion. तो हम सपोज कर लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड ये है 2x के बराबर। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज लेट 2x। तो क्वेश्चन में बोला है कि आधी डिस्टेंस मतलब ए बी ये कवर हुई है विद वेलोसिटी v नॉट, और बची हुई जो आधी डिस्टेंस है बी डी जो x के बराबर है उसमें से कुछ हिस्सा मान लो बी सी ये कवर हुआ है विद वेलोसिटी v1 फॉर हाफ द टाइम। तो मान लेते हैं कि बी डी चलने में टोटल टाइम यदि स्मॉल टी लगता है तो ये हाफ टाइम मतलब ये है t/2, और बचा हुआ ये जो डिस्टेंस है सी डी ये वेलोसिटी v2 से कवर हुआ है इन टाइम t/2, और ये डिस्टेंस बी डी ये x के बराबर है। तो ये है क्वेश्चन। हमको चाहिए क्या है, हमको चाहिए मीन वेलोसिटी, और मीन वेलोसिटी क्या होती है, ये होती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड मतलब ये 2x अपॉन टोटल टाइम। सपोज कर लेते हैं कि टोटल टाइम है कैपिटल टी, तो ये हमको फाइंड आउट करना है। अब टोटल टाइम फाइंड करने के लिए पहले हम स्पैन बी डी को कंसिडर करते हैं। फॉर स्पैन बी डी, अब बी डी हमने कितना सपोज किया है, बी डी है x के बराबर, और फिगर से आप देख रहे हैं x इज इक्वल टू है बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। अब बी सी कितना होगा, तो बी सी होगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम के फॉर्मूले से v1 इंटू t/2, एंड द सी डी वुड बी v2 इंटू t/2 इज इक्वल टू x, और इसमें से डी डी चलने का टाइम t हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो t कॉमन करेंगे RHS में से, t कॉमन करेंगे, क्या बचेगा, v1 प्लस v2/2, 2 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब 2x अपॉन v1 प्लस v2, ये आ गया स्पैन
बी डी के करस्पॉन्डिंग टाइम। अब बात कर लेते हैं स्पैन ए बी की। फॉर स्पैन ए बी तो मान लेते हैं कि टाइम लगा टी डैश, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस विच इज एक्स अपॉन वेलोसिटी या स्पीड वी नॉट, ये आ गया टी डैश। अब टोटल टाइम कितना होगा? टोटल टाइम ऑफ मोशन इन दोनों टाइम के एडिशन के बराबर होगा, टी प्लस टी डैश या टी डैश प्लस टी। अब टी डैश कितना है? वो है एक्स बाय वी नॉट, और टी की वैल्यू कितनी है? तो टी इज 2x अपॉन v1 प्लस v2। अब इसमें से x कॉमन कर लेते हैं। x यदि कॉमन कर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा v नॉट इंटू v1 प्लस v2, ये आएगा एलसीएम, और v नॉट से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? v1 प्लस v2, और v1 प्लस v2 से डिवाइड करेंगे तो v नॉट आएगा, तो यहाँ मिलेगा 2v नॉट के बराबर। तो ऐसा सब कुछ आने के बाद अब हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए 2x अपॉन टी। तो पहले x अपॉन टी फाइंड आउट कर लेते हैं इस इक्वेशन से। तो ये x तो है ही RHS में, इस तरफ था t, तो उसको ले जाएंगे हम RHS में, और इन क्वांटिटीज को LHS में। तो v नॉट इंटू v1 प्लस v2 ओवर v1 प्लस v2, v1 प्लस v2 प्लस 2v नॉट। अब इसमें कमी किस बात की है? कमी है सिर्फ 2 की, तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये हमारा आंसर हो जाएगा 2v नॉट इंटू वी1 प्लस v2 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस 2v नॉट। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब करेंगे प्रॉब्लम 1.3। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। अ कार स्टार्ट्स मूविंग रेक्टिलिनियरली फर्स्ट विद एक्सेलरेशन w इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, the initial velocity equal to 0, then uniformly and finally decelerating at the same rate w comes to stop। एक कार की मोशन डिस्क्राइब की हुई है। ऐसा बोला है कि वो कार रेस्ट से चलना शुरू करती है, रेस्ट से चलना शुरू करती है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मान लो कि t1 समय तक वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होती है और उसकी वेलोसिटी हो जाती है v। इसके बाद वेलोसिटी v से कुछ देर तक वो यूनिफॉर्म मोशन में होती है। तो सेकेंड स्पैन में बोला है कि वो यूनिफॉर्म मोशन कर रही है विद वेलोसिटी v। तो मान लेते हैं कि t3 समय तक वो यूनिफॉर्म मोशन में होती है, और फिर बोला हुआ है कि उसी रेट से डिक्लेरेट होती हुई, जब उसकी वेलोसिटी है v, तब वो किस रेट से? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से डिक्लेरेट होती है, डिक्लेरेट होती है और फाइनली रेस्ट में आ जाती है। तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। और मान लेते हैं कि ये टाइम हुआ t2। तो 3 स्पैन्स में मोशन हुई है। t1 समय तक वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन करती है, t3 समय तक यूनिफॉर्म मोशन, और t2 समय तक यूनिफॉर्म डिक्लेरेशन से चलती है और फाइनली स्टॉप हो जाती है। आगे क्वेश्चन में बोला है द टोटल टाइम ऑफ मोशन इक्वल्स टू 25 सेकेंड। टाउ इज इक्वल्स टू दे रखा है टोटल टाइम 25 सेकेंड, मतलब t1 प्लस t2 प्लस t3, यह है 25 सेकेंड। और बोला है द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दैट टाइम, मतलब इस 25 सेकेंड में जो एवरेज वेलोसिटी आई है वो है 72 किलोमीटर पर आवर। 72 इंटू 5/18 कर लेते हैं तो ये आंसर हमको मिल जाएगा मीटर पर सेकेंड में। 18 से 72 4 बार कैंसिल होगा तो ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। यह है एवरेज वेलोसिटी। हमको फाइंड आउट क्या करना है? हाउ लॉन्ग डज द कार मूव यूनिफॉर्मली, मतलब हमको t3 फाइंड आउट करना है। अब किस तरह सॉल्व करेंगे इसको? तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं पार्ट 1 में जब वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर रही है उस समय उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो क्योंकि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का केस है तो हम इक्वेशंस लगा सकते हैं काइनेमेटिक्स की। हम यूज़ करेंगे
एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। स्पैन 1 में डिस्टेंस कवर्ड मान लो कि वो है S1, तो S1 कैसे आएगा, यू टी वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी, हाफ ए टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन इज W और टाइम हमने सपोज किया है T1, तो W T1 स्क्वायर, W की जगह 5 सब्सटीट्यूट कर दें तो 5/2 T1 स्क्वायर, ये आ गया S1। अब हम फाइंड कर लेते हैं S2। S2 ये इस समय डिस्टेंस कवर्ड है जब वो डिक्लेरेट हो रही थी, तो S2 फाइंड करने के लिए आपको फिर से यही फॉर्मूला लगाना है, हाफ W और टाइम हमने माना हुआ है उस समय T2, तो T2 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी हो जाएगा 5/2 T2 स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दें कि ये फॉर्मूला हमने क्यों यूज किया है, तो आप चाहें तो इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। स्पैन 3 की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी है v, क्योंकि वो v से डिक्लेरेट होना शुरू करती है। यह है इनिशियल वेलोसिटी v और फाइनल वेलोसिटी उसकी हो गई है 0, और यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन है, हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। इस इक्वेशन में हम फाइनल वेलोसिटी कितनी रखेंगे 0, इनिशियल रखेंगे v और -2ws, ऐसा हमको लिखना होगा, तब हमको मिलेगा S2 का वैल्यू। तो S2 बराबर कितना होगा, S2 बराबर हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2w। अब ये v कितना है, तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी लगाएंगे। फर्स्ट स्पैन की जो फाइनल वेलोसिटी है वो थर्ड स्पैन की इनिशियल वेलोसिटी है, तो u कितना है 0, एक्सेलरेशन इज w और टाइम कितना है, तो वो है t1 के बराबर। तो यहाँ पर S2 कितना निकल कर आएगा, W स्क्वायर T1 स्क्वायर अपॉन 2W, ये W कैंसिल आउट होगा तो हाफ W T1 स्क्वायर हो गया वो। तो यहाँ दो बातें आपको पता लगी हैं, तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, उसके अलावा T1 और T2 ये दोनों बराबर हैं। ये प्रॉपर्टी से भी आप लिख सकते थे, क्योंकि यूनिफॉर्म रेट से एक्सेलरेशन हुआ है और यूनिफॉर्म रेट से ही वो डिक्लेरेट हुई है, तो दोनों टाइम बराबर ही होंगे, यानी इसको भी हम T1 लिख सकते हैं। इन दो बातों का ध्यान देंगे, और एक बात और कि यहाँ W को माइनस साइन के साथ में नहीं लेना है। अब फाइंड करते हैं हम S3। S3 ये कौन सी डिस्टेंस है, ये है यूनिफॉर्म मोशन वाली डिस्टेंस। S1 ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वाली डिस्टेंस, S2 ये यूनिफॉर्मली रिटार्डेड वाली, और S3 ये है यूनिफॉर्म मोशन वाली। तो यहाँ इन नोटेशंस पर ज़रूर आपको ध्यान देना होगा। S1 T1 ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वाली, S2 T2 ये यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन वाली क्वांटिटीज़ हैं, और S3 T3 ये यूनिफॉर्म मोशन वाली। तो अब S3 की बात करेंगे, तो यूनिफॉर्म मोशन है तो सीधे हम क्या लगाएंगे डिस्टेंस के लिए, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी कितनी है v, और v कितना है, वो है WT1, ये अभी हमने फाइंड आउट किया। WT1 ये लेंगे, WT1 ये होगी v, और टाइम कितना है, टाइम है उसका T3 हमने माना है, तो WT1 T3 और W है 5 के बराबर, तो 5 T1 T3 इसको लिख सकते हैं। ऐसी तीन इक्वेशंस बना लेंगे। अब हमको जो एवरेज या मीन वेलोसिटी है वो दे रखी है हमको, कितनी है वो 20 हमने फाइंड आउट की है, और वो कितनी होती है, तो वो होती है S1 प्लस S2 प्लस S3, S1 प्लस S2 प्लस S3, मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और टोटल टाइम कितना हमको दिया हुआ है 25। तो यहाँ यूज करेंगे हम 20 और 25 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और इस तरफ इन तीनों को हमें ऐड करना है, S1 S2 और S3 को। अब S1 ये कितना है 5/2 T1 स्क्वायर, S2 कितना है, तो S2 भी है 5/2 T1 स्क्वायर, और S3 है 5 T1 T3। ऐसी एक इक्वेशन बना लेंगे, और अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या करें, 25 इंटू 20 ये कितना होगा 500, और इधर एलसीएम ले लेंगे, 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने पर ये हो जाएगा 1000 के बराबर, और इस तरफ क्या बचेगा
5t² और 5t², t1² आई मीन, तो ये दोनों मिलकर हो जाएंगे 10t1²। इसके अलावा यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ एलसीएम लेने की वजह से ये बन जाएगा 10 के बराबर, 10t1 t3, ऐसी एक इक्वेशन बन जाएगी। अब क्या करें, अब t3 की वैल्यू, टोटल टाइम क्योंकि हमको गिवन है, टोटल टाइम कितना है 25, इस टोटल टाइम को हम क्या लिख सकते हैं, t1 प्लस t2 प्लस t3, और प्रॉपर्टी से t1 और t2 ये दोनों बराबर हैं, इनको क्या लिख सकते हैं 2t1 के बराबर, तो t3 निकल कर आ जाएगा 25, t3 हम ऐसा लिख सकते हैं 25 माइनस 2t1 के बराबर, और उसको यहाँ यूज कर लेंगे, यहाँ पर यूज कर लेंगे उसको, तो यहाँ मैं लिखता हूँ 1000 इज इक्वल टू 10t1² प्लस 10t1, और t3 की जगह यहाँ सब्सटीट्यूट कर लेंगे हम 25 माइनस 2t1, और इसको आगे सॉल्व करना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, तो आपको t की वैल्यू मतलब t3 आप फाइंड आउट कर पाएंगे। तो 10t1², अब थोड़ी मेहनत है, और अब इसका मल्टीप्लिकेशन तो ये हुआ 250 t1, और फिर ये हुआ 20 t1² इज इक्वल टू 1000। अब ये कितना होगा, -20t1² प्लस टी वन 10t1², ये होगा -10t1², और इसको ले जाते हैं LHS में, तो हुआ 10t1², फिर ये 250t1 और माइनस साइन के साथ, और ये ऑलरेडी वहाँ प्रेजेंट था 1000 इज इक्वल टू 0, और अब इसमें 10 से डिवाइड कर देते हैं इस इक्वेशन को, तो t1² माइनस 25 प्लस 100, ऐसी इक्वेशन बन जाएगी आपकी क्वाड्रेटिक। और अब आप फैक्टर्स करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ जगह बच रही है, तो इस बची हुई जगह में मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। तो क्या लिखूं मैं, ये इक्वेशन t1² माइनस 25 t1 प्लस 100 इज इक्वल टू 0, तो फैक्टर्स कर लेते हैं, इसके फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं इसको, t1², और इस -25t1 को मैं लिख सकता हूँ -20t1 माइनस 5t1 प्लस 100 इज इक्वल टू 0, और अब कॉमन कर लें इसमें t1, तो क्या बचेगा, t1 कॉमन करने पर t1 माइनस 20, और इधर से -5 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा t1 माइनस 20 इज इक्वल टू 0, तो t1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और दूसरा आएगा वैल्यू इसका कितना 20, यानी t1 की वैल्यू है या तो 5 और या फिर और 25 या 20, ये दो वैल्यूज आ रही हैं, हमको तो t3 चाहिए, t3 ये इक्वेशन यूज करना है, t3 इज इक्वल टू 25 माइनस t3 इज इक्वल टू 25 माइनस 2t1, तो 25 माइनस 2 इंटू 5 सब्सटीट्यूट करते हैं, तो ये होगा 10, तो ये मिलेगा 15, और यदि आप t1 की जगह 20 सब्सटीट्यूट करेंगे तो -15 आएगा, जो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना, हमारा आंसर हो गया 15 सेकेंड। तो आपको कॉपी पेन लेकर मेरे साथ साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्योंकि स्क्रीन पर इस तरह से बहुत सारा गड़बड़ हो जाता है। मैं कोशिश तो करता हूँ अपनी तरफ से इसको साफ सुथरा लिखने की, पर फिर भी आपको कॉपी पेन लेकर मेरे साथ साथ इसको सॉल्व करना चाहिए, और इन क्वेश्चंस के बारे में सोचना भी चाहिए, क्योंकि सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, पर कॉन्सेप्ट ज़रूर रिपीट होते हैं। क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है, कौन सी प्रॉपर्टीज इसमें से निकल कर आ रही हैं, उन सबको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तब क्वेश्चन नंबर 1.4 डिस्कस करेंगे। अ पॉइंट मूव्स रेक्टिलिनियरली इन वन डायमेंशन, मतलब मोशन इन वन डायमेंशन की बात हो रही है, और मैंने एक रफ यहाँ पर फिगर बना रखा है, तो ये फिगर आप
बुक से रेफर कर लेंगे। यहाँ बोला हुआ है फिगर 1.1 शोज द डिस्टेंस s ट्रेवर्स्ड बाय द पॉइंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। तो s को डिस्टेंस बोला हुआ है, डिस्टेंस है मीटर में और टाइम है सेकंड में, और ये वन डायमेंशन की बात हो रही है। हम मान लेंगे कि वो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव करते समय कभी भी अपना पाथ रिट्रेस नहीं करता, मतलब पलटता नहीं है। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो जाएंगे। आगे बोला है यूजिंग द प्लॉट फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। पहले पार्ट में पूछा हुआ है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, उसके लिए हमें चाहिए होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो इस ग्राफ पर आप ध्यान दें तो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स यहाँ पर हैं, ए बी सी और डी। तो आप देख रहे हैं ये पार्टिकल सिर्फ सी तक ही मूव करता है, क्योंकि सी डी का स्लोप 0 हो गया है। एस टी ग्राफ का स्लोप बताता है वेलोसिटी, यानी सी पर आकर यानी 20 सेकेंड में वो पार्टिकल स्टॉप हो जाता है। तो टोटल टाइम हो जाएगा 20 सेकेंड। और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो उसके लिए वाई एक्सेस पर आप देखें, उसने ओरिजिन से चलना शुरू किया है और उसका डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर के बराबर, 2 मीटर। यानी एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 2/20। इसका मतलब 0.1 मीटर पर सेकेंड, या हम उसको लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये पहले पार्ट का आंसर है। दूसरे पार्ट में पूछा है मैक्सिमम वेलोसिटी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे आती है एस टी ग्राफ से, तो हम जानते हैं इस ग्राफ का जो स्लोप होता है, मतलब ये टैन थीटा, वो रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को। अब मैक्सिमम कहाँ पर होगी वेलोसिटी, तो जहाँ स्लोप मैक्सिमम होगा। स्लोप जहाँ मैक्सिमम होगा वहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, मतलब टैन थीटा यानी थीटा को मैक्सिमम होना चाहिए। तो आप इस पार्ट को देखें ओ से ए, तो स्लोप बढ़ता चला जा रहा है, और फिर ये ए बी स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट है, और उसके बाद स्लोप डिक्रीज हो रहा है, मतलब ओ से ए तक स्लोप बढ़ता है, फिर कांस्टेंट रहता है और फिर डिक्रीज हो रहा है, मतलब स्लोप मैक्सिमम होगा इन द पार्ट ए बी। यानी हमको ये एंगल फाइंड करके उसका टेंजेंट फाइंड कर लेना है, तो हमको मिल जाएगी मैक्सिमम वेलोसिटी। तो वी मैक्सिमम मतलब ही tan थीटा, और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर। तो ये पॉइंट डी सपोज कर लेते हैं या इसको ई कह लेते हैं, तो बी ई अपॉन ए ई। अब बी ई कितना होगा, तो ये है 1.4। उस ग्राफ में आप ध्यान से देखेंगे तो ये पॉइंट है 1.4, और इनिशियल कितना है, तो ये है 0.4। तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 1.4 माइनस 0.4, यानी 1 के बराबर। ये आया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस मतलब ए ई। इस पॉइंट पर आप ध्यान देंगे तो ये है 14 के बराबर, तो 14 माइनस 10 यानी ये होगा 1/4। तो मैक्सिमम वेलोसिटी है 1/4, दैट इज 0.25 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गई मैक्सिमम वेलोसिटी। थर्ड पार्ट में बोला हुआ है द टाइम मोमेंट टी नॉट, मतलब वो इंस्टेंट ऑफ टाइम पूछा हुआ है टी नॉट, at which the instantaneous velocity is equal to the mean velocity averaged over the first t naught seconds। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे आती है, तो आप जानते हैं किसी पॉइंट पर हम यदि टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस पॉइंट का टेंजेंट बताता है हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उस टेंजेंट का स्लोप, आई मीन उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उस टेंजेंट का स्लोप बताएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी कैसे आती है, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हम कॉर्ड का स्लोप देखते हैं, किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में हम कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, और उस कॉर्ड का जो स्लोप होता है वो बतलाता है हमको एवरेज वेलोसिटी। तो ऐसे पॉइंट पर जहाँ टेंजेंट और कॉर्ड कोइंसाइड हो जाएंगे, ऐसे पॉइंट पर या ऐसे मोमेंट ऑफ टाइम पर मीन वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये दोनों बराबर होंगी। मैं फिर से बोलता हूँ, किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करके उसका स्लोप लेंगे तो हमको मिलती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करें, टाइम इंटरवल से डिवाइड करें, इन अदर वर्ड्स कॉर्ड का स्लोप ले लें
इन दोनों केसेस में हमको फाइंड करना है स्लोप, मतलब ही tan थीटा। तो ऐसा पॉइंट जहाँ टेंजेंट और कॉर्ड कोइंसाइड हो जाएंगे, ऐसे पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस और मीन वेलोसिटी ये बराबर होगी। तो इस ग्राफ में आपको वो पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। तो ऐसा कहाँ पर पॉसिबल होगा, तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये 16 सेकेंड के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट इस ग्राफ पर हमको मिलेगा, उस पॉइंट पर टेंजेंट और कॉर्ड, जब हम O को इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, मान लो ये पॉइंट है P, तो OP कॉर्ड OP और P पर ड्रॉ किया हुआ टेंजेंट, इनके स्लोप इक्वल हो जाएंगे, यानी मोमेंट ऑफ टाइम T0 है 16 सेकेंड के बराबर। तो करेंगे क्वेश्चन नंबर 1.5। Two particles 1 and 2 move with constant velocities v1 and v2. At the initial moment, their radius vectors are equal to r1 vector and r2 vector. How must these four vectors be interrelated for the particles to collide? यहाँ मैंने शो कर रखे हैं वो दो पार्टिकल्स 1 और 2, और इनके इनिशियल रेडियस वेक्टर, मतलब ही इनिशियल पोजीशन वेक्टर्स, वो हैं r1 वेक्टर और r2 वेक्टर, और वेलोसिटी वेक्टर्स हैं v1 वेक्टर और v2 वेक्टर। हमको इन पार्टिकल्स के कोलिजन का कंडीशन चाहिए, इन अदर वर्ड्स रिलेशन बिटवीन r1 r2 एंड v1 v2। तो किस तरह सॉल्व करेंगे, तो हम मान लेते हैं कि यह है पॉइंट ऑफ कोलिजन P, और t समय के बाद ये पार्टिकल्स कोलाइड होते हैं एट P। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल 1 कितना हो जाएगा, कि उसका वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है, t टाइम में वो डिस्प्लेस होगा v1 t से। सिमिलरली पॉइंट ऑफ कोलिजन तक चलने में पार्टिकल 2 का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वो होगा v2 इंटू टी। अब P है पॉइंट ऑफ कोलिजन, O को P से ज्वाइन करेंगे, और इस अपर ट्रायंगल में हम ट्रायंगल रूल लगा देते हैं। तो ट्रायंगल रूल से OP वेक्टर ये किसके बराबर होगा, OP वेक्टर हो जाएगा रिजल्टेंट, और उसका डायरेक्शन ये होगा। मैं अपर ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, तो OP वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा R1 वेक्टर प्लस V1 वेक्टर इंटू T। अब यदि इस लोअर ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल 2 की बात करें, तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि R2 प्लस V2T ये भी OP वेक्टर के बराबर है, यानी OP वेक्टर को लोअर ट्रायंगल से हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग ट्रायंगल रूल। क्या लिखा जा सकता है इसको, R2 वेक्टर प्लस V2 वेक्टर टाइम्स T, ऐसा लिख सकते हैं। और इसी इक्वेशन से हम R1 माइनस R2 फाइंड आउट कर लेते हैं, R1 माइनस R2। तो R1 माइनस R2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर इंटू T के बराबर, इंटू T, और ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 1। अब इनके मॉड्यूलस ले लेते हैं, R1 माइनस R2 वेक्टर का मॉड्यूलस या मैग्नीट्यूड, तो R2 माइनस R2 मॉड्यूलस ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ V2 माइनस V1 वेक्टर इंटू T के बराबर, और ये हो गई इक्वेशन 2, ये हो गई इक्वेशन 2। तो अब बस 1 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमको वो रिलेशन मिल जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या मिलेगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ध्यान से देखें कि R1 माइनस R2 वेक्टर की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है। सिमिलरली RHS में क्या होगा, RHS में T तो कैंसिल आउट हो जाएगा, V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर अपॉन मॉडुलस V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर। तो यह है V2 माइनस V1 वेक्टर की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। तो फिजिकली इनके कोलिजन्स के लिए दोनों R1 माइनस R2 की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर
और v2 माइनस v1 की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर ये अलोंग सेम लाइन एक्ट करने चाहिए। हाल फिलहाल ये हमारा आंसर है।